एलिस इन बॉर्डरलैंड चैप्टर 1 पेज 7 to 24। कहानी शुरू होती है आरिसू के मन से, जहां वो ये कहते हुए नजर आता है ऑडियंस से कि क्या हमें बस बह जाने की इच्छा नहीं होती है जब तक कि वो कोई और जगह हो, कोई और दुनिया हो। उसे आप कुछ भी कह सकते हैं, डेली लाइफ से आज़ादी, कल्पना, इन जापानीज टर्म्स 8th ग्रेडर सिंड्रोम, जहाँ क्लास 8 से ही बच्चे स्टैंड आउट करने के लिए, दूसरों से अलग दिखने के लिए डेल्यूजन्स पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। या फिर आप उसे पीटर पैन सिंड्रोम भी कह सकते हैं, जहाँ बड़ों को स्ट्रगल करना पड़ता है जिम्मेदारी लेने में, मैच्योरिटी शो करने में। इसके बाद सीन चेंज होता है टू एग्ज़ाम सेंटर, जहां आरिसू ऑडियंस को ये कहता है टेस्ट देने के बाद कि उस दिन उसे पता चल गया कि ना ही वो कोई हीरो है, ना ही जादूगर, ना ही मेन प्रोटैगनिस्ट। वो है एनपीसी नंबर 1। और उस टाइम वो एक 18+ मैगजीन पढ़ रहा होता है और वो अपने दोस्त चोटा से पूछता है, तुम्हारा मॉक एग्ज़ाम कैसा गया? तो उसका दोस्त चोटा कहता है, मैं तो भाई बहुत हैरान परेशान था, और कहता है कि अगर इसी तरह चलते रहा तो मुझे तो अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिलने वाला जहाँ सुंदर सुंदर परियां होंगी। तो वो आरिसू से पूछता है, तो भाई तुम्हारा कैसा गया एग्ज़ाम? तो आरिसू कहता है, मैंने सारे क्वेश्चंस के फर्स्ट ऑप्शन को टिक मार दिया, पिछले क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हुए। लगाया ना सही दिमाग, बट मानना पड़ेगा हम इतने बेकार दिमाग से क्यों पैदा हुए भाई। फिर आरिसू पूछता है, अभी दोपहर में मैथ्स और साइंस है ना? जिसका छोटा जवाब देता है, जाने से क्या फ़ायदा जब हम इंटरेस्ट से पढ़ने ही नहीं वाले, इससे अच्छा तो भाई बंक मार लेते हैं। तो आरिसू के साथ बात करते वक्त छोटा ज़मीन में पानी डाल रहा होता है, मेकिंग इट अ मैन मेड पडल। बोले तो कीचड़ पानी से भरा हुआ, ताकि वो रिफ्लेक्शन देख सके लड़कियों के अंडरगारमेंट्स का। जिसे देखकर आरिसू कहता है, कहाँ कहाँ क्या क्या आइडियाज़ लगाते हो यार तुम लोग, तुम्हारी वजह से भाई मेरा भी रेपुटेशन जाएगा। तो जैसे ही लड़कियां पार होती है, विथ अ डिसअपॉइंटेड फेस आरिसू छोटा के बाल खींचता है और कहता है, अगर तू पानी ही बंद नहीं करेगा तो हम रिपल्स में ठीक से देख कैसे पाएंगे। इसके बाद आरिसू का पूरा नेम रिवील होता है एज रियोहे आरिसू, 18 ईयर्स ओल्ड, जिसे सोसाइटी शायद निकम्मा समझती है, बिकॉज हाई स्कूलर्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है टू मेक डिसीजंस कि आखिर फ्यूचर में करना क्या है। इसके बाद सीन चेंज होता है टू आरिसूज रूम, जहां हाजिमे आरिसू द यंगर ब्रदर ऑफ रियोहे चेक करने आता है कि उसके बड़े भैया कर क्या रहे हैं, पढ़ाई करने की नाटक कर रहे हैं या फिर नॉवल पढ़ रहे हैं। तो आरिसू कहता है, मैंने तुम्हें खटखटाने को कहा था ना दरवाज़ा अंदर आने से पहले। तो हाजिमे कहता है, डैड तुम्हें बुला रहे हैं, शायद तुम्हारे कॉलेज प्लान्स के लिए, क्योंकि मैं तो टॉप कर रहा हूँ ना क्लास में, टीचर्स और पापा की पसंद, ना कि तुम्हारी तरह जो लाइफ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। तो आरिसू कहता है, मैं नहीं जा रहा, बोल देना सो रहा हूँ। तो हाजिमे कहता है, ये तो तुम खुद भी बोल सकते हो जाके, बट क्या तुम्हें सच में कोई टेंशन नहीं है तुम्हारे फ्यूचर को लेकर? और ये बोल के हाजिमे चल जाता है। वही आरिसू अपने मन में सोचता है, इसे क्या मालूम, मैं तो हर टाइम इसी बारे में सोचते रहता हूँ, पर सब दिन होते ना एक समान। और फिर वो कहता है, इसने तो मेरा मूड खराब कर दिया, अब तो पढ़ाई नहीं होने वाली। उसी वक्त आरिसू के फ्रेंड दाइकिची कारुबे का मैसेज आता है और रिप्लाई करते हुए आरिसू कहता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर अभी मैं तुम्हारे बार आ गया तो। सो द सीन चेंजेस टू कारुबेज बार, जहां कारुबे थोड़ा गुस्से में था क्योंकि चोटा और आरिसू हमेशा फ्री के ड्रिंक्स पीने आ जाते थे और इस बारी तो चोटा दुकान खुलने से पहले ही पहुंच गया। तो चोटा कहता है, कारुबे मानना पड़ेगा, हमारी एज में तू अकेले ही दुकान चला रहा है। वही साथ देते हुए आरिसू कहता है, उसी के साथ मिडिल स्कूल ड्रॉप आउट भी है ये। तो कारुबे कहता है, कोई प्रॉब्लम है? मेरा फ्यूचर तो ब्राइट है भाई, ऑस्ट्रेलिया में जाके एक फार्म खरीदूंगा और वहाँ पे भेड़ बकरी चराऊंगा। तो आरिसू कहता है, मैं तुम्हारे इनिशिएटिव मतलब कि प्रयास से थोड़ा सा जल रहा हूँ। और इसके बाद हमें एक बैक स्टोरी देखने को मिलती है कि आरिसू और चोटा की मुलाकात कारुबे से कैसे हुई।
तो एक टाइम की बात है जब दो शराबी आरिसू और चोटा को अच्छे से कूट देते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे फोन्स ले जा रहे, कल से जब भी तुम हमसे मिलो 2,000 रुपये तुम्हारी जेब में होने चाहिए ताकि वो तुम हमें दे सको। तो उसी वक्त कारुबे वहां से गुजर रहा होता है और वो आरिसू और चोटा को नोटिस करता है और कहता है, कारुबे नाम याद है ना, हम सेमी क्लास में थे, 6 स्टैंडर्ड में। वो अलग बात है कि मैंने तुम लोगों से कभी बात नहीं की, बट तुम्हारी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो एक शराबी जाता है कारुबे के पास और कहता है, चल तू भी अपना फ़ोन निकाल अगर तुझे मार नहीं खानी है तो कारुबे एक लात देता है शक्ल में एंड नॉकआउट। दूसरा शराबी बोलता है, ओए बच्चे, उसके कंप्लीट करने से पहले ही सीधा सर पे लात मारता है कारुबे, अनदर नॉकआउट। और फिर कारुबे पूछता है, जिंदा हो कि मर गए? तो आरिसू कहता है, किसी तरह से तो जिंदा हूँ। तो कारुबे कहता है, थोड़ा इमोशंस के साथ बोल यार, थोड़ा फीलिंग से। मुझे दर्द हो रहा है बेन स्टोक्स, मुझे दर्द हो रहा है। भले ही दर्द छुपा है सीने में, मगर अलग ही मजा है हंसकर जीने में। तो इसी तरह आरिसू और चोटा की मुलाकात होती है कारुबे से। एंड वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, आई मीन चैप्टर 1 के बाकी जो पेज बचे हुए हैं इन आवर सेकेंड चैनल हेप्टर एनिमे हिंदी, और वो भी इन ऑडियो फॉर्मेट। मैं अभी बहुत कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि अभी एनिमे कम्युनिटी में असल में चल क्या रहा है। So we will meet you in the next video. Till then, take care and goodbye.